पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी मारा गया और उसका भाई महमूद लोदी और एक हसन खां मेवाती जो मेवात क्षेत्र के राजा थे, वो दोनों वहां से राणा सांगा के पास आए और महमूद लोदी को अपना राज्य वापस दिलाने के लिए अर्जी दी, प्रार्थना की। महाराणा सांगा बहुत दयावान थे। उन्होंने पहले भी बहुत से सुल्तानों को हराकर उन्हें वापस अपना राज्य दे दिया था। उसके बाद फिर महमूद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको आपका राज्य दिल्ली वापस दिलाएंगे। उसके लिए महाराणा सांगा ने सभी राजा और राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध के लिए रवाना हुए चित्तौड़ से। महाराणा सांगा चित्तौड़ से सीधा रणथंभौर पहुंचे और रणथंभौर उस समय बाबर के अधीन आ गया था। वहां पर बाबर की सेना को खदेड़कर खंडार दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था। खंडार दुर्ग रणथंभौर के अंदर स्थित है। उसके बाद महाराणा सांगा वहां से सीधा बयाना पहुंचे और अब बाबर दिल्ली से रवाना होकर आगरा पर आक्रमण किया और आगरा को जीत कर उसके बाद वहां 5 दिन रुका और 5 दिन रुक के बाद सीधा फतेहपुर सिकरी आ गया। अपने पूरे पड़ाव को वहां डालकर आगे के युद्ध की रणनीति बनाने लगा। बाबर अपना दोस्त इश्क आका को बयाना युद्ध के लिए भेजा और बयाना को अपने अधीन करने के लिए कहा। बाबर अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहा था। जब वो इश्क आका वहां गया, उसके बाद जब बाबर को यह सूचना लगी कि इश्क आका मर गया है युद्ध के अंदर, तब बाबर अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बयाना अपने अधीन करने के लिए भेजा और वहां पर मेहंदी ख्वाजा ने अपना अधिकार बयाना पर कर लिया। मेहंदी ख्वाजा इब्राहिम लोदी के युद्ध के बाद जब वहां इब्राहिम लोदी के हाथी अपने अधीन आए थे, उन हाथियों को लेकर वो बयाना आ गया था और बयाना अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद इधर कुछ दिन बाद महाराणा सांगा बयाना पहुंचा और बयाना के अंदर एक भीषण युद्ध हुआ। जब सांगा ने पूरे किले को घेर दिया था, तब बाबर अपने एक सेनापति को मेहंदी हसन ख्वाजा की रक्षा के लिए भेजा। उसका नाम मोहम्मद सुल्तान मिर्जा था और वो अपने बहुत सरदर्द सेना लेकर और कुशल तीरंदाज, कुशल घुड़सवार और अपनी तोपों के साथ वहां आया और युद्ध किया। उस युद्ध के अंदर महाराणा संग्राम सिंह ने अपने एक हाथ से इतनी भयानक तलवार चलाई जिससे मुगल सैनिक इतने डर गए कि उन्होंने सोचा कि अब कभी हम युद्ध नहीं करेंगे। किंवदंती के अनुसार उन्होंने जीवन काल में कभी भी ऐसा राजा नहीं देखा था जो इतना ताकतवर था और इतना मजबूत इरादों वाला था। बयाना का युद्ध बाबर हार गया था और वहां से उसके सैनिक भागकर फतेहपुर सिकरी चले गए थे। एक बार फिर महाराणा सांगा का राज्य बयाना तक स्थित हो गया था। इधर कुछ सैनिक जो बयाना के युद्ध से भागकर बाबर के पास पहुंचे। जब बाबर सेनापतियों की सभा ले रहा था तो उसी सभा में बयाना के युद्ध से भागकर आए एक सेनापति शाह मंसूर किस्मती, उन्होंने उस बाबर की सभा के अंदर राजपूतों की युद्ध कौशल की बहुत प्रशंसा की। महाराणा सांगा के पराक्रम को देखकर शाह मंसूर किस्मती इतना डर गया कि वह कभी भी राजपूतों से युद्ध न करने की शपथ खा ली थी। और एक किंवदंती के अनुसार उसने कहा था, जब मैं हाथी पर था तब युद्ध चल रहा था तो मैंने देखा कि मुगल सैनिकों की गर्दनें कट कट कर ऐसे ऊपर उछल रही थी मानो कोई बड़े बड़े पत्थर एक हाथ से उछाल रहा हो। मैं देख के डर गया और जब मैंने सोचा कि क्यों ना पास जाके देखा जाए कि ऐसा महान सैनिक कौन है जो अपने एक हाथ के जोर से तलवारों पे इतना जोर चला रहा हो और उस दुश्मन सैनिकों की गर्दनें इतनी ऊपर उठ रही हो। जब वो शाह मंसूर किस्मती ये देखने के लिए उसके पास गए तो एक सैनिक घोड़े से उतरकर, जिसके एक हाथ नहीं था और एक आंख नहीं थी, वो पास आया और उसके हाथी की सूंड पकड़कर उसे नीचे बैठा दिया। शाह मंसूर किस्मती इतना डर गया कि उसने जीवन में कभी ऐसा सैनिक नहीं देखा था कि वो एक हाथ से हाथी की सूंड पकड़ के उसे नीचे बिठा सके। उसके बाद वहां से वो भगा और सीधा बाबर के पास पहुंचा और बाबर को जब ये बात सुनाई तो बाबर समेत वहां पर उपस्थित सभी सेनापति के दिल में यह डर बैठ गया कि राजपूत इतने महान होते हैं और इतने युद्ध करने में प्रवीण होते हैं कि वो एक हाथी को
की सूंड पकड़ के उसे नीचे बिठा सकते हैं, इतना जोर होता है उनमें। उसके पूरे कबीले में, उसकी पूरी सेना के अंदर यह डर बैठ गया और सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। बाबर के बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने। उसके बाद काबुल से एक ज्योतिषी आया था। उस ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की। उस भविष्यवाणी में यह कहा कि मंगल का तारा पश्चिम में है और पूर्व से आने वाले जो भी आक्रमणकारी है वो हारेंगे। और पूर्व में बाबर की सेना थी। इससे और खौफ फैल गया कि अब हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं महाराणा सांगा से और हम हारेंगे। अपने सभी राजपूतों को इकट्ठा किया और पाती पेरवन एक प्रथा थी, जिसका मतलब होता है, पाती पेरवन का मतलब सभी राजपूतों को एक छत्र के नीचे लाना, उनको न्योता देना युद्ध के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। उसे ही पाती पेरवन कहते हैं, यानी सभी राजपूतों को एकत्रित करके युद्ध करना, जिनमें मारवाड़ के शासक मालदेव, आमेर के शासक पृथ्वीराज कच्छावा, मेड़ता के बीरमदेव मेड़तिया, चंदेरी के मेदनी राय, ईडर का राजा भारमल, वांगड़ का रावल उदय सिंह, सलूम्बर का रावत रत्न सिंह, सादरी का जाला अज्जा, देवलिया का रावत बाघ सिंह, बीकानेर का राव कल्याण सिंह, गुजरात के हलवद का राजा सज्जा और राय सिंह का सलहदी तंवर। इन राजाओं ने महाराणा सांगा का साथ खानवा के युद्ध के अंदर दिया था। 13 मार्च 1527 ईस्वी को महाराणा संग्राम सिंह खानवा के मैदान पर पहुंचे और वहां अपने तंबू गाड़े। इधर बाबर बहुत हताश हो गया था और रायसेन के सलहदी तंवर को अपना एक संदेश पहुंचाया और कहा कि बाबर आपसे संधि करना चाहता है, आपसे युद्ध नहीं चाहता है, आप संधि करें और आप वापस लौट जाएं। जब सलहदी तंवर की यह बात महाराणा सांगा ने सुनी, अपने सभी सेनापतियों को बुलाया और उनसे राय ली कि क्या अब हमें इस युद्ध में करना चाहिए, क्या हमें संधि करनी चाहिए। लेकिन मेवाड़ के राजपूतों ने यह संधि करने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि हमने पहले ही महमूद लोदी को ये वचन दे दिया है कि हम दिल्ली जीतेंगे और ये दिल्ली महमूद लोदी को वापस लौटाएंगे। तब सलहदी तंवर को महाराणा सांगा ने यह कहकर मना कर दिया कि सांप को दूध पिलाने से क्या फायदा, वो अपना जहर कभी नहीं छोड़ता। उसके बाद सलहदी तंवर ने वापस संदेश बाबर को पहुंचाया और मना कर दिया। इतने दरमियान में बाबर ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और वहां पर संदेश पहुंचाया पूरी सेना में जोश भरने के लिए। उसने कहा कि आज के बाद हम कभी शराब नहीं पिएंगे। आज के बाद जितने भी शराब बनाने के उपकरण हैं, बनाने के बर्तन हैं, पीने के बर्तन हैं, उन सभी को तोड़कर, सोने चांदी कीमती बर्तनों को तोड़कर गरीबों में तकसीम किया जाएगा, गरीबों में बांटा जाएगा और कभी भी दूसरी स्त्रियों पर नजर नहीं रखेंगे। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखेंगे। कायरों की मौत मरने से अच्छा है शेर की मौत मरे। अगर मर गए तो शहीद कहलाएंगे और अगर बच गए तो गाजी कहलाएंगे। इसके बाद बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध बताया, जिहाद बताया। उसके बाद पूरे सेना के अंदर एक अलग ही जोश भर गया और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गई। उसके बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी को सुबह 9:30 बजे यह युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध के एक पहर में राणा सांगा हाथी पर सवार होकर युद्ध में आए। बाबर ने खानवा युद्ध की रूपरेखा इस प्रकार बनाई कि उसने तुलगमा पद्धति का तो उपयोग किया ही, लेकिन उसमें कुछ चेंज कर दिया था। उसके अंदर जो आगे की 2 टुकड़ियां थी, उसके आगे बैलगाड़ियां थी और बैलगाड़ियों के पीछे उसने 6-6 फीट के 5-5 फीट के खड्डे करवा दिए थे। गड्ढे करवाने के बाद उसके अंदर तीरंदाजों को इस तरह बिठाया कि दुश्मन सैनिकों की नजर उस पर नहीं पड़ सके। उसके बाद महाराणा सांगा युद्ध के अंदर हाथी पर बैठ के आए थे और जैसे ही हाथी पर बैठ के युद्ध के अंदर आए और प्रथम पहर के अंदर ही उनमें एक तीर जाके यहाँ पे लगा कान पे और वो वहां मूर्छित हो गए। घायल सांगा को सिरोही के शासक अखीराज सोनगरा, जयपुर के शासक पृथ्वीराज कच्छावा और मारवाड़ जोधपुर के शासक मालदेव की सहायता से बसवा दौसा तक लाया गया और वहां पर उन्हें आराम के लिए रखा गया। अब युद्ध संचालन करने के लिए सेनापतियों ने मिलकर सलूम्बर के रत्न सिंह के पास गए और कहा कि आप सैन्य युद्ध का संचालन करिए, मगर रत्न सेन ने यह कहकर मना कर दिया था
कि मेरे पूर्वज मेवाड़ छोड़कर चले गए थे, इसलिए मैं इस गद्दी पर इस युद्ध का संचालन नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा करेगा तो मैं उसे पूर्ण सहयोग करूंगा। इसके बाद हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने मेवाड़ के महाराणा का राज चिन्ह अपने सिर पर लगाया, युद्ध करने के लिए मैदान में आए और उसी हाथी पर बैठाया जिस पर महाराणा सांगा बैठे हुए थे और युद्ध कर रहे थे। कुछ समय बाद महाराणा अज्जा को बाबर के हाथियों ने घेर लिया और घेर कर महाराणा अज्जा भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। शाम तक बाबर विजय हुआ और विजयी चिन्ह के रूप में राजपूतों की गर्दनों की एक मीनार बनाई। महाराणा सांगा की हार का प्रमुख कारण यही था कि बाबर के पास तोपें थी और महाराणा संग्राम सिंह के पास परंपरागत हथियार थे। महाराणा सांगा के युद्ध हारने के प्रमुख कारण यही था कि कुछ सेनापतियों ने महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था और वो बाबर से मिल गए थे और राजपूत सैनिक तीर कमान भाले से लड़ रहे थे। ये एक परंपरागत हथियार थे, मगर बाबर की तोपों के सामने ये बहुत छोटे पड़ गए थे। इसका मूल कारण एक ये भी था कि राणा सांगा हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। जब कोई राजा हाथी पर बैठकर युद्ध करता है तो वो सबसे ऊपर दिखता है और कोई भी उसे निशाना आराम से बना सकता। खानवा के युद्ध में घायल सांगा को बसवा लाया गया था और वहां पर कुछ दिन रखने के बाद उन्हें होश आने पर, युद्ध का वृतांत जाने पर महाराणा सांगा बहुत दुखी हुए और युद्ध क्षेत्र से इतना दूर लाने पर अपने सैनिकों को भला बुरा कहा था। बाबर से अपनी हार का बदला लेने के लिए वो बसवा से चंदेरी रवाना हुए, क्योंकि राणा सांगा ने कहा था कि मैं बिना जीते हुए चित्तौड़ नहीं जा सकता। मैं अपने महाराणाओं को और वहाँ की जनताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने कभी जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा और अगर ये हार कर घर गया तो ये लांछन लग जाएगा कि एक राजपूत सैनिक युद्ध हार कर अपने घर आया है। इससे अच्छा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूं या फिर बाबर के साथ युद्ध करके अपनी हार का बदला लूं। उसके बाद बसवा से राणा सांगा चंदेरी के लिए वापस युद्ध की रणनीति बनाने के लिए रवाना हुए, लेकिन इरिच नामक स्थान पर राजपूत सैनिक ऐसे थे जो युद्ध के खिलाफ थे और उन्होंने महाराणा सांगा को जहर दे दिया था। उसके बाद कुछ सैनिक जो युद्ध के समर्थन में थे उनको वहां से सीधा कालपी लेके आए थे एक वैद्य के पास, मगर उनका वही देहांत हो गया था। महाराणा सांगा एक ऐसा महान शासक था जो 20 साल तक राज किए, मगर 18 से अधिक युद्ध किए, एक भी युद्ध नहीं हारा। खानवा भी उसके विश्वास पात्रों ने विश्वासघात किया, इस वजह से एक राजपूत सैनिक वहां युद्ध में हार गया था। महाराणा संग्राम सिंह के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे छोटे सरदार थे। महाराणा सांगा एक ऐसा राजा जो 27 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा और 46 साल की मामूली सी उम्र में इस दुनिया से विदा ली। 20 साल राज किया और 20 सालों में 18 से अधिक युद्ध लड़े और अपनी तलवार की चमक पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाई। महाराणा सांगा को मंडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया और वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां पे उनकी छतरी बनी हुई है और उनका एक चबूतरा, इस जगह पर बसवा के अंदर तंबू लगाया गया महाराणा सांगा को रखने के लिए। उसी स्थान पर आज एक चबूतरा। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल वापस लौटेंगे एक नए शख्सियत के बारे में, एक नए राजा के बारे में जिसने भारतीय इतिहास के 4 चांद